नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जैन, एमडी फिजिशियन। आज मैं हेपेटाइटिस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक लीवर की बीमारी होती है जिसमें लीवर पे सोजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये इन्फ्लामेशन अल्कोहल के कारण, टॉक्सिन के कारण, मेडिसिन के कारण, ऑटोइम्यून डिजीज के कारण या किसी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। हम जब हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो स्पेशल वायरल हेपेटाइटिस की बात करते हैं, वो भी हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ जी की बात करते हैं, क्योंकि यही एक वायरस है जो कि सिर्फ हेपेटाइटिस को इन्फेक्ट करता है। बाकी और कोई कारण से हेपेटाइटिस होती है तो शरीर के अन्य भाग में भी उसका असर होता है। इसलिए आज हम हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ जी के बारे में ही बात करेंगे, स्पेशली ए बी सी के बारे में बात करेंगे। ये दो प्रकार की होती है, एक्यूट हेपेटाइटिस व क्रोनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस सभी प्रकार के वायरस से हो सकती है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी वायरस के द्वारा होती है। हम आज इस टॉपिक को इसलिए ले रहे हैं कि जो क्रोनिक हेपेटाइटिस होती है, जिसमें कि सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, ये दूसरे लोगों को आसानी से बीमारी पैदा कर सकती है, क्योंकि आप में सिम्टम नहीं है और आप जब किसी दूसरे को इन्फेक्ट करने के चांस आप में होते हैं तो इन्फेक्ट कर सकते हैं आप। इसलिए हेपेटाइटिस बी की जांच करवा के हमेशा आपको रखना चाहिए। इसमें ये जानना ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस किस प्रकार से फैलती है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो होती है वो फीको ओरल रूट से होती है, जो कि इन्फेक्टेड मटेरियल खाने पीने की चीज़ें से फैलती है। जब भी कोई हमारे खाने पीने की चीज़ इन्फेक्टेड हो जाती है हमारे फीकल मेथड के द्वारा, तो ये बीमारी हमारे में फैल सकती है। आजकल ये बीमारी काफ़ी कम होती है क्योंकि हमारी सैनिटरी कंडीशंस काफ़ी ठीक हो गई है, परंतु फिर भी इसके चांस बने रहते हैं। ऐसे कई जगह पे हैं अभी भी जहाँ पे पूरा सैनिटाइजेशन नहीं होता, ओपन डेफिकेशन होता है। वहाँ से कीटाणु हमारे खाने पे कैसे भी आ सकते हैं, चाहे हमारे हाथों के द्वारा आ सकते हैं, चाहे वो मक्खी वगैरह आ सकते हैं। हम देखते हैं कि अगर ऐसे मरीज जो हेपेटाइटिस ए से सफ़रर हैं और अपने हाथों को अच्छे साफ नहीं करते हैं तो वो बीमारी दूसरों को फैला सकते हैं। हेपेटाइटिस बी जो होती है वो ब्लड ओरिजिन होती है और ब्लड के द्वारा ही एक दूसरे में फैलती है। ब्लड के जब इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी नॉर्मल पर्सन में चले जाता है किसी भी कारण से, तो हेपेटाइटिस बी हो सकती है। मैं आपको ये बता दूं कि किन किन को हो सकती है। जो हेपेटाइटिस ए है वो जो फूड लाइन का काम करते हैं या जो सैनिटरी का काम करते हैं या जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनमें ये बीमारी फैलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। और जो हेपेटाइटिस बी जो होती है वो अधिकतर हेल्थ वर्कर होते हैं, मेडिकल रिलेटेड डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्सिंग स्टाफ होता है, मल्टीपल इंजेक्शन लगवाने वाले होते हैं, ड्रग एब्यूज होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिनको बार बार होता हो हीमोफीलिया में, तो वो इनके इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये बीमारी सेक्सुअल ओरिजिन भी होती है, मल्टीपल सेक्स करने से भी ये बीमारी एक दूसरे को फैल सकती है, क्योंकि आपको नहीं मालूम होता है कोई आदमी हेपेटाइटिस से सफ़रर है या नहीं है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं ये हमको जानना ज़रूरी है। एक्यूट हेपेटाइटिस में अधिकतर सिम्टम को मिल जाते हैं, परंतु क्रोनिक हेपेटाइटिस में सिम्टम्स कम होते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस में बुखार होना, पेट में दर्द होना, नाशिया, उल्टी, वॉमिटिंग होना, पीले रंग का पेशाब आना, पीली आँखें होना, पीले नाखून होना, ये संभव होता है। और ये लक्षण हमको अगर दिखते हैं तो हमको हेपेटाइटिस के बारे में सोचना चाहिए। हेपेटाइटिस बी जो होती है इसमें लक्षण बहुत कम होते हैं, हल्के से सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी को भूख कम लगती हो या कभी कभी उल्टी जैसा रहता हो, तो ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि मैं हेपेटाइटिस बी से सफ़रर हूँ या नहीं हूँ।
मैं बता दूं आपको, हेपेटाइटिस क्रोनिक हेपेटाइटिस हम उनको कहते हैं जिनके 6 महीने से ज़्यादा हेपेटाइटिस रही हो, उनको हम क्रोनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। 6 महीने तक तो हम उनको एक्यूटी मानते हैं, चाहे वो कैसे भी हो रही हो, चाहे बी से हो रही हो, चाहे सी से हो रही हो, तो ए से हो रही हो, तो भी ये एक्यूट में रहते हैं। परंतु हम ये बता देना चाहते हैं कि क्रोनिक हेपेटाइटिस सिर्फ बी और सी से होती है। हम इसको डायग्नोज करने के लिए क्या कर सकते हैं, इनके सिम्टम्स के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये हेपेटाइटिस हो सकती है, या फिर हम इनके एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि हेपेटाइटिस है, या एंटीबॉडीज टेस्ट कर सकते हैं जिनके द्वारा पहचान सकते हैं। साथ ही इसके कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे SGPT, SGOT, उनको हम टेस्ट करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि इसको हेपेटाइटिस बी हो सकती है, हेपेटाइटिस ए हो सकती है, जो भी हो उसके द्वारा हमको मालूम पड़ सकता है। अब ये सवाल है कि जो टेस्ट हम कर रहे हैं वो कब करवाने चाहिए। ये अगर हमको मालूम हो कि हमारा हेपेटाइटिस किसी से कॉन्टेक्ट हुआ है तो संभावना होती है कि हेपेटाइटिस हमको आ गई हो, तो उसके लिए हमको एक चीज़ जानना ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड 15 से 45 दिन का होता है। हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड 45 से 360 डेज का होता है, और हेपेटाइटिस सी का 2 वीक से 6 मंथ तक का होता है। ऐसे हमको लगे कि हम कॉन्टेक्ट में आगे हैं, हम सफ़र है कि नहीं है, तो हम के टेस्ट करवा सकते हैं। जो टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, एंटीजन टेस्ट, चाहे हेपेटाइटिस ए का एंटीजन हो, चाहे बी का हो, चाहे सी का हो, और एंटीबॉडी टेस्ट, चाहे हेपेटाइटिस ए बी सी की एंटीबॉडीज हो, ये दोनों हम करवा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी के जो एंटीजन होते हैं वो हेपेटाइटिस कोर एंटीजन हो सकता है, हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन हो सकता है, और हेपेटाइटिस ई एंटीजन हो सकता है, जो कि जेनेटिकली होता है। जेनेटिकली जो होता है उनके एंटीबॉडी बनते हैं। और हेपेटाइटिस सी के जो एंटीजन होते हैं वो RNA टाइप होता है, और हेपेटाइटिस बी जो होता है दूसरा वाला, उसमें DNA टाइप का होता है। ये हम टेस्ट करवा सकते हैं। इसका हम इलाज क्या करवा सकते हैं ये जानना ज़रूरी है। इलाज सिम्टोमेटिक ही होता है। इसमें अधिकतर पेशेंट का डिहाइड्रेशन होता है, पानी की मात्रा कम हो सकती है, तो हम पानी की मात्रा बराबर बनाए रखते हैं जिसके कारण कि डिहाइड्रेशन नहीं हो। हमको उल्टी, खांसी, बुखार वगैरह हो रहा हो तो उस प्रकार की दवाइयाँ हमको लेनी होती है। परंतु ध्यान रखना होता है कि कुछ दवाइयाँ लीवर को नुकसान करती है, उस समय वो दवाइयाँ नहीं दी जाए तो अच्छा होता है। जैसे पैरासीटामोल है, एसिटामिनोफेन है, अगर वो दवा हम फीवर में देंगे तो लीवर को ज़्यादा नुकसान करेगी। और जो एंटीबायोटिक्स वगैरह भी होती हैं वो भी लीवर को नुकसान करती हैं, इसलिए उस समय दवाइयों को देते समय ध्यान रखना चाहिए, और कितनी मात्रा में देनी है ये डॉक्टर से पूछ के ही संभावना हो तो देनी चाहिए, तो नहीं देनी चाहिए। बाकी इलाज जो होता है वो अगर क्रोनिक होता है तो उसका इलाज लंबा होता है, और उसमें डायग्नोसिस होने के बाद ये मालूम पड़े कि हाँ इसको काफ़ी वायरल लोड है, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड है, तो इंसान को एंटीवायरल दवाएं दी जाती है जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलती है, और वो इलाज उनको ज़रूर करवाना चाहिए। क्योंकि जो क्रोनिक हेपेटाइटिस होती है वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकती है, वो लीवर फेलियर में कन्वर्ट हो सकती है, और उसमें बाद में कैंसर भी हो सकता है। ये चीज़ें बहुत देर से होती है, इसको होने में काफ़ी टाइम लगता है, परंतु अगर हम टेस्ट करवा के रखेंगे और ध्यान रखेंगे इस बात का तो इसको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे और रोक लेंगे, और फिर हम दूसरे को इसको इन्फेक्शन होने से बचा पाएंगे। अब इनका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ये प्रिवेंशन जो हमारा तरीका फैलने का है उनसे हम बच के रहें। हम अगर हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्सिंग स्टाफ है, तो हमको अपने आप को बचा के रखना चाहिए। उसी प्रकार से जो सैनिटरी काम करते हैं, जो हाइजीन में काम करते हैं, जो फूड हैंडलर होते हैं, उनको भी बच के रहना चाहिए। हाँ, उनको कैसे बच के रह सकते हैं, इसके लिए उनको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। हेपेटाइटिस ए का, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन उनको करवा लेना चाहिए। अधिकतर ये वैक्सीनेशन बचपन में ही पैदा होते ही कर दिए जाते हैं,
परंतु कभी कभी लोग नहीं करवाएं तो बाद में भी इनको करवाया जा सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए, जो इन काम में इन्वॉल्व है, जैसे मैंने आपको ये बताया, उनको वैक्सीनेशन जरूर करवा लेना चाहिए। जो मल्टीपल सेक्स के हैबिट्स हों उनको जरूर करवाना चाहिए। जो ड्रग एब्यूज, जो बाबा इंजेक्शन लगवाते हो, उनको वैक्सीनेशन जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी फैल उनके होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कॉमन सिरिंज यूज करते हैं, कॉमन निडल यूज करते हैं। उन कॉमन निडल सिरिंज यूज करने से बीमारी हो सकती है। साथ में अगर कॉमन और कोई भी चीज़ करते हैं, चाहे वह शेविंग ब्लेड कॉमन लेते हों या किसी प्रकार के जो इन्फेक्टेड मटेरियल हो, ऑपरेशन में काम होने वाले औजार हों, वो भी अगर इन्फेक्टेड ले लेते हैं तो भी उनके द्वारा बीमारी दूसरों को हो सकती है। वैक्सीनेशन जब हमको करवाना है तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम बचपन में ही करवा लें, क्योंकि बचपन में करवाए वैक्सीनेशन का एंटीबॉडीज फॉर्मेशन बहुत फास्ट होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और जो एंटीबॉडीज हम लेट स्टेज में करवाते हैं, एंटीबॉडीज बाद में बनते हैं, वो कम मात्रा में होते हैं। इसका प्रिवेंशन मैंने आपको बताया कि वो जो हैंडलर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। इनकी प्रोग्नोसिस जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। हेपेटाइटिस ए वाले तो कभी कभी सभी ठीक हो जाते हैं, बी वाले कभी कभी क्रोनिक में चले जाते हैं तो ख़राब हो सकता है। हेपेटाइटिस बी से जो क्रोनिक में जाते हैं वो करीब 5 से 10% लोग होते हैं, और जो हेपेटाइटिस सी से क्रोनिक में जाते हैं वो अबाउट 50 से 80% तक हो सकते हैं। मैं आपको एक बता दूं कि हेपेटाइटिस डी जो होती है वो तभी होती है जब आदमी हेपेटाइटिस बी से सफ़र हो, तो भी हेपेटाइटिस डी होती है, अन्यथा नहीं होती है। और ई तो बिल्कुल हेपेटाइटिस ए जैसी होती है, जो कि फिकोरो रूस से ही होती है। और एफ और जी के बारे में अभी ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम है, परंतु बहुत प्रोबेबली ये ब्लड बॉर्न होती है। आगे इनकी डिटेल जब आएगी तो आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे फैलती है। अब हमको यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी किसी को भी हेपेटाइटिस हो रही हो और वो मेल या फीमेल हो, तो सेक्सुअल रिलेशंस बनाते समय प्रिकॉशन बराबर होने चाहिए। या कोई फीमेल है, हेपेटाइटिस सफ़रर है, तो अगर उनका डिलीवरी होती है, बच्चा होता है, तो बच्चे में भी ये हेपेटाइटिस हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। ऐसी कंडीशन में उस बच्चे को हमको इम्यूनोग्लोबिन देने होते हैं और बाद में उसका पूरा वैक्सीनेशन करना होता है। इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम संभावना होती है कि किसी से इन्फेक्टेड हो गए हों, तो हम इम्यूनोग्लोबिन उस समय ले लें और बाद में उसका वैक्सीनेशन करवा लें, तो हम बीमारी से बचे रह सकते हैं। इम्यूनोग्लोबिन का इफेक्ट करीब करीब 6 महीने तक रहता है, और वैक्सीनेशन के एंटीबॉडी जो बनते हैं वो धीरे धीरे बनते हैं और बाद में बनते हैं। जब तक इम्यूनोग्लोबिन का इफेक्ट रहता है उस समय तक एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन जाते हैं और हम बीमारी से बच पाते हैं। इसलिए ये वैक्सीनेशन भी हमको इम्यूनोग्लोबिन के साथ करवाना ज़रूरी होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप क्लिक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे YouTube में डाल के आप पूछ लें। नमस्कार।